एपिसोड 95 बिजनेस राइवल। दादी साहब, मैंने किया क्या है? आयशा ने मासूम बनकर पूछा। तो कुसुम बीच में बोली, आपसे ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी आयशा। आज हमने आपको राठौर इंटरनेशनल की राइवल कंपनी भारद्वाज ग्रुप्स के साथ देखा। आप अच्छे से जानती हैं ना, ये भारद्वाज ग्रुप्स के साथ राठौर इंटरनेशनल की दुश्मनी है। फिर आपने कैसे राइवल कंपनी के साथ हाथ मिला लिया? कुसुम की पूरी बात सुनने के बाद आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर आ गई। अगर किसी ने भी मेरे साथ इंच भर भी बदतमीजी करी ना, तो ठीक बात नहीं होगी, आयशा ने कुसुम के करीब जाते हुए कहा। सभी को लगा कि कहीं आयशा कुसुम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए अभय उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया। तुझे यही तो आता है, सबके साथ बदतमीजी करना, सबको धमकियां देना, शरीफों को नुकसान पहुंचाना, और आता क्या है तुम्हें? सही तो बोलती है सावित्री बहन कि तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं। अगर तूने कुसुम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी ना, तो मेरे हाथ ज़रा से भी नहीं कांपेंगे तेरी जान लेने में। ब्रिजेश को इनका, आराध्य को इनका के पति ने दांत पीसते हुए आयशा से कहा। आयशा के दिल को बहुत तेज दर्द होने लगा। एक पल के लिए वो सहम गई, क्योंकि उसके साथ आज तक किसी आदमी ने इतनी बुरी तरह से बात नहीं करी थी। उसे रोने आने लगा, मगर अपने दांतों को कस के दबाते हुए उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी राठौड़ खानदान में। ब्रिजेश, अधिराज चिल्लाया, तो ब्रिजेश गोयनका ने अपनी हथेली दिखाते हुए उसे चुप करवा दिया। आप तो चुप ही रहिए भाई साहब, आपके सामने तो ये अगर आपके ही बेटे को खून भी कर देगी ना, तभी भी आप इसका ही पक्ष लेंगे। और इस गिरी हुई लड़की पर इतना प्यार क्यों लुटाते हैं, ये बात आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। और वैसे भी इस वक्त एक काबिल, जिम्मेदार और खिलाड़ी सीनियर वकील एक पिद्दी सी वकील से बात कर रहा है, तो आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस, अभय की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। अभय चलकर आयशा के नज़दीक आकर खड़ा हो गया, ठीक एकदम अपने फूफासा के सामने। अभय ने आयशा का हाथ पकड़ा और ब्रिजेश से बोला, ये क्या है क्या नहीं, कितनी काबिल है कितनी नहीं, ये आपका मैटर नहीं है। ये इस घर की बहू है और इसके साथ में इस तरह से बात करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। और आपसे हाथ लगा के दिखाइए, मैं तो जो करूँगा सो करूँगा आपके साथ। मेरे ससुर जी आपके साथ आपके हाथों को सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। अभय, ये क्या तरीका है अपने फूफासा से बात करने का? आराध्या अभय पर चिल्लाई। वो ऐसा अब क्यों बुरा लग रहा है आपको? जब फूफासा मेरी बीवी को बेइज्जत कर रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लग रहा था, मगर अब आपके पति को बेइज्जत किया जा रहा है तो आपको बुरा लग गया। अगर आप लोग बोलने का दम रखते हैं ना, तो सुनने का भी दम रखिए। अभय की बात सुनकर आराध्या को बुरा लग गया। वो रोते हुए जानकी से बोली, मासा, ब्रजेश इस घर के दामाद हैं, इनका इस घर में अपमान हुआ है, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी। तभी दीपशिखा बोली, अपमान तो इस घर की बहुओं का भी हुआ है आराध्या, हम भी हमारी बहू का अपमान नहीं भूलेंगे। दीपशिखा भाभी, आप इतनी जल्दी भूल गई कि आज इसी की वजह से हमारा अर्नब सलाखों के पीछे है और आप इसी का पक्ष कर रही हैं। आराध्या ने दीपशिखा को आयशा के खिलाफ भड़काने की चाल चली, मगर वो नाकामयाब रही। मेरा बेटा सलाखों के पीछे अपने कर्मों की वजह से है, आयशा की वजह से नहीं। बस मैं ही ये हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रही थी बेटे के मुंह में, मगर तुम मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। दीपशिखा ने साफ कड़क शब्दों में आराध्या से कहा। मासा, पहले तो आप लोग इस नमक हराम लड़की से पूछिए कि इसने हमारी राइवल कंपनी के साथ हाथ क्यों मिलाया। आराध्या ने जानकी को उकसाना शुरू कर दिया आयशा के खिलाफ। मैं क्यों पूछूं, जब मैं इसे इस महल में रहने देने ही नहीं वाली हूँ। ये नमक हराम लड़की है और इसके लिए इस महल में कोई जगह नहीं है। जानकी ने अपना फैसला सुना दिया। मगर आज आयशा किसी को भी पलटकर कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही थकान थी, जिसे अभय ने नोट कर लिया था। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और रूम में ले जाने लगा, मगर जाने से पहले एक बात और भूल गया, कंपनी को मैं खुद संभालता हूँ, तो सवाल जवाब भी मैं ही करूँगा मेरी बीवी के साथ, आप लोग नहीं। और रही बात महल से चले जाने की, तो आयशा इस महल में से कहीं नहीं जाएगी। फिर अभय उसे अपने साथ कमरे में ले गया। आयशा बेड पर सोफे पर बैठ गई
अपना सिर पीछे करके, क्योंकि आज उसे सिर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। अभय ने उसे एक गिलास पानी डालकर दिया तो उसने एक सांस में पानी ख़त्म कर दिया। तुम अखिल भारद्वाज से मिलने क्यों गई थी आज? अभय ने धीमी सी आवाज़ में आयशा से पूछा, उसके बगल में बैठते हुए। मैंने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया है। अखिल भारद्वाज मेरे केबिन में आया था, मुझे ट्रिपल फीस ऑफ़र कर रहा था ताकि मैं उसकी कंपनी की तरफ से केस लड़ूं। इसलिए मैंने उसे ये कह कर टाल दिया कि मैं सोच के बताऊंगी इस बारे में। मैं किसी के भी तरफ से ये केस नहीं लड़ूंगी, ना ही भारद्वाज ग्रुप्स की तरफ से और ना ही राठौड़ इंटरनेशनल्स की तरफ से, आयशा ने रूखे स्वर में कहा और वॉशरूम में चली गई। नीचे हॉल में गोयन का परिवार अभी भी मौजूद था। सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। अभय जब नीचे आया तो उसने देखा कि आज डाइनिंग टेबल पर सिर्फ जानकी, गोयन का परिवार और सावित्री की बेटियां ही थी। तभी नीचे आयशा भी आ गई और घर के बाकी मेंबर्स भी। खाना ख़त्म हो गया है, सावित्री बोली जैसे ही उसने अभय और आयशा को देखा। ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? खाना तो मैंने और दिव्य खाने बनाया है और हमेशा हम ही बनाते हैं। आज तक तो किसी के लिए कम नहीं पड़ा खाना, फिर आज कैसे हो गया? केतकी बोली। तो उसने एक एक बोल चेक किया, मगर खाना सच में ख़त्म हो चुका था। खाना तो सच में ख़त्म हो गया है, केतकी हैरान होकर बोली। अब हम लोग क्या खाएंगे केतु? आदर्श ने मायूस होकर केतकी से पूछा। आप परेशान मत होइए आदर्श, मैं अभी कुछ बना देती हूँ हम लोगों के लिए, केतकी आदर्श से बोली। हाँ जाओ केतकी, हम दोनों मिलकर जल्दी से आओ केतकी, हम दोनों मिलकर जल्दी से कुछ बना देते हैं सबके लिए। दीपिका भी केतकी के साथ किचन में जाने को तैयार हो गई। मैं भी अब दोनों की हेल्प कर देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। आयशा भी दोनों की मदद करवाने के लिए जाने को हुई तो केतकी ने उसे मना कर दिया मदद करवाने के लिए, ये कहकर कि नहीं बेटा, तो थक गई होगी, मैं और दीपिका बना लेंगे, तू आराम कर। हाँ महारानियाँ थोड़ी ना काम करती हैं, सावित्री ने फिर से बीच में तड़का मार दिया। सावित्री, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो, वरना ठीक बात नहीं होगी। केतकी सावित्री पर बुरी तरह से बिगड़ गई। नमक हराम लड़की तो है ना ये, इस बार आराध्या बोली। तभी उसकी बात का जवाब देते हुए अभय बोला, मेरी बीवी नमक हराम नहीं है। अच्छा, तो ये नमक हराम नहीं है, हम लोग कैसे मान ले? आराध्या ने अभय से कहा। तभी अनिरुद्ध ने जानकी से कहा, दादी सा, हमारी कंपनी की तरफ से केस कौन लड़ने वाला है? कौन लड़ेगा मतलब? हमारे जमाई सा लड़ेंगे और कौन? जानकी ने जवाब दिया। नहीं, इस बार हमारे लिए केस फूफासा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैंने हमारी कंपनी के लिए नया लॉयर हायर किया है। अभय बोला तो ब्रिजेश अभय को हैरान होकर घूरने लगा। नया वकील? कौन है वो नया वकील? जानकी ने घबराते हुए उससे पूछा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अभय ने आयशा को तो नहीं हायर कर लिया कंपनी का केस लड़ने के लिए। आपकी पोता बहू मेरी बीवी लड़ेगी कंपनी के लिए केस और जीत की भी दिखाएगी। अभय ने जैसे ही ये बात कही, ब्रिजेश के गुस्से की सीमा पार हो गई। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, अब तो हद ही हो गई है मासा, मेरी इतनी बेइज्जती, मेरा केस छीनकर इस कल की आई पिद्दी सी लड़की को दे दिया। जानकी ब्रिजेश को शांत करवाते हुए बोली, आप नाराज मत होइए जमाई सा, केस आप ही लड़ेंगे, ये मेरा हुक्म है आपको। आप जानकी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी अभय बीच में बोला, दादी सा, बिजनेस को मैं संभालता हूँ, आप नहीं। दादा सा ने आपको घर के फैसले लेने का हक दिया है, बिजनेस का नहीं। बिजनेस से जुड़े फैसले मैं, अनिरुद्ध, आरुष, चाचू सा और मिस्टर राठौड़ ले सकते हैं। आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी केस लड़ने के लिए फूफा साहब को अच्छी खासी रकम दी जाती है, और जब हमें फ़ीस देनी ही है तो हम किसी भी नए वकील से को हायर कर सकते हैं, फूफा साहब को ही क्यों करें? आज से हमारी कंपनी का हर केस आयशा संभालेगी। अभय ने अपना फैसला सुना दिया। ब्रजेश भी अकड़ कर बोला, मैं तो खुद को इस घर का बेटा समझता था, मगर आज मुझे ये बात बता दी गई कि मैं इस घर का दामाद हूँ, तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दामाद होते कैसे हैं। ये पिद्दी देखेगी ना आप लोगों के कंपनी के सारे केस,
तो अब मैं भी अपनी मर्ज़ी के केस दूँगा। दुश्मनी और दोस्ती नहीं देखूँगा। अब मैं भारद्वाज ग्रुप्स की तरफ से लड़ूँगा और ये पिद्दी मुझे नहीं हरा पाएगी। फूफा-सा कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात होती है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मुँह के बल गिरा देता है। मैं तो केस लड़ना ही नहीं चाहती हूँ, मगर अब जब आपने अपना असली रंग दिखा ही दिया है सबको, तो ये बात साबित हो चुकी है कि असल में नमक हराम मैं नहीं आप हैं और मैं ये केस ज़रूर जीतूँगी। आयशा ने भी पूरे जोश के साथ अपनी बात कही। ब्रिजेश ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए बोला, तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। अगर मैं ये केस जीत गया तो तुझे नाक रगड़ के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर मैं ये केस हार गया तभी। आयशा ने उसे बीच में टोका और बोली, और अगर आप ये केस हार गए और मैं जीत गई तो आपको अपनी ये मूछें कटवानी होंगी, मुझसे सबके सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगनी होगी, और किसी गेट टुगेदर में अगर आप गलती से भी मुझसे टकरा गए तो आपकी नज़रें झुकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, मंजूर है मुझे तेरी शर्त। ब्रजेश ने आयशा की शर्त मान ली। दोनों ही एक दूसरे को चुनौती भरी नज़रों से घूर रहे थे। और कितना बेइज्जत करवाएंगी मासा आप अपने दामाद को। इस लड़की को तो इतना भी लिहाज नहीं है कि ये इससे उम्र में रिश्ते में बड़े हैं, इसके फूफा ससुर हैं। ऐसी बदतमीज लड़की को तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। आराध्या अपने आंसू बहाने पर लगी हुई थी, मगर किसी को भी उसके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और कितना बेइज्जत करवाएंगी मासा आप अपनी पोता बहू को। इस आदमी को तो इतना भी लिहाज नहीं है कि जिस लड़की को ये जलील कर रहा है वो इस घर की बहू है। ऐसा बदतमीज़ आदमी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। अधिराज ने भी अपनी बहन की बात को उसी पर चिपका दिया तो आराध्या और तेज़ रोने लगी। सुधर जा आराध्या, वक्त रहते सुधर जा, बाद में पछताना मत। अधिराज ने उसे वार्निंग दी, मगर उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। आयशा मेरी बेटी है और मेरी बेटी की आंखों में मैं एक आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ब्रिजेश की या तेरी वजह से या तेरे बच्चों की वजह से मेरी बेटी रोई तो मैं तेरा यहाँ आना जाना बंद कर दूँगा और मासा को भी तेरे ही पास भेज दूँगा। अधिराज जब आराध्या से ये सब बोल रहा था तब उसकी आंखों में डर छलकने लगा, यहाँ तक कि जानकी के भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।